ladies and gentlemen. नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के सामने आपको दिख रहा होगा जे स्ट्रीट के ऊपर बैन लगाया गया है। इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ। ये देखिए, आपको यहाँ पे रेड इंक लेते हैं, ये देखिए स्कैम, एक बहुत बड़ा स्कैम जिसका इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे हम। इन डेप्थ एनालिसिस करेगा हिमालयन स्टॉक गुरुकुल। और वीकेंड के ऊपर, क्योंकि सैटरडे और संडे है कल, तो आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है भारत में, लेकिन ये जो स्कैम है ये टेक्नोलॉजी का स्कैम है। इसमें टेक को इस्तेमाल किया गया है और भारतीय स्टॉक मार्केट में जो लूप होल्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। तो आप में से जो लोग हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं या नहीं भी करते हैं, आपको इस स्कैम का पता होना चाहिए। और बताया जा रहा है कि 40,000 करोड़, ये तो वो फिगर्स हैं जो सरकार के पास हैं, सेबी के पास अभी हैं। डिटेल फिगर्स अभी आएंगे इंक्वायरी के बाद, लेकिन ये पूरा का पूरा स्कैम क्या है, इस पूरे के पूरे स्कैम को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस स्कैम। मैंने इसके ऊपर एक आज मॉर्निंग में शॉर्ट सा वीडियो भी बनाया है। सेबी स्लैम जेन स्ट्रीट विद 4,840 करोड़ पेनल्टी फॉर मैसिव मार्केट मैनिपुलेशन, कि मार्केट में जो मैनिपुलेशन हुई है उसके लिए उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। और एनएससी ने जो वार्निंग दी थी उनको, उसको नज़रअंदाज किया उन्होंने। ये सारी की सारी डिटेल जो है, जो मैं इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे पहले ये जानबूझ के इंडेक्स को ऊपर ले गए, फिर इंडेक्स वहाँ पे सेल किया और रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप किया। रिटेल इन्वेस्टर आप में से कैसे ट्रैप हुए इसमें, ये मुझे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए, और इसका ये देखिए, इस तरह से मैंने इसकी जो स्लाइड्स हैं वो प्रिपेयर की हैं। ये देखिए, सेबी वर्सेस जेन स्ट्रीट, 36,000 करोड़ की ऑप्शन स्कैम हुआ है वहां पे। और जेन स्ट्रीट वर्सेस सेबी, क्या ये अब तक की सबसे बड़ी फ्यूचर एंड ऑप्शन की चाल थी। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ना बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हुई भारतीय स्टॉक मार्केट में, तो लोग हैरान थे कि ये हो क्यों रहा है। अब वो बात समझ आ रही है कि उस पूरे इंडेक्स को ये जो जेन स्ट्रीट है ये मैनिपुलेट कर रही थी। क्या है जेन स्ट्रीट, कैसे मैनिपुलेशन की इन्होंने, ऑप्शंस में कैसे इन्वेस्टमेंट की इन्होंने, फ्यूचर ऑप्शंस कैसे चले, बैंक निफ्टी को कैसे मैनिपुलेट किया, वो हर एक चीज को हम यहाँ इन डेप्थ एनालिसिस करके आपको समझाएंगे। तो ये बहुत सबसे शानदार जो वीलॉग है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का, और यहीं पे हमारी टीम की स्किल का टेस्ट होगा कि क्या हम आप लोगों को समझा पाएंगे बिल्कुल सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से कि ये स्कैम क्या था, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स स्कैम है। अब इसको हम ब्रेक करेंगे हम बहुत अच्छी तरह से, ताकि वही हमारे प्रोफेसर की लाइन कि आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इसका अगर टेस्ट करना है तो बाहर जाइए मार्केट में। जो गोलगप्पे की रेडी पे इंसान खड़ा होगा ना, जो गोलगप्पे बेचने वाला है, उसको समझाइए। तो अगर हम उतनी सिंप्लिसिटी में इस स्कैम को समझा पाएंगे तो मुझे लगेगा वो वर्थ होगा। तो उस वीलॉग, और थोड़ा लेंथी वीलॉग होगा वो, तो कल हम आपको उस वीलॉग को पूरी डेप्थ में समझाएंगे। तो चलिए, आज डेली स्टॉक मार्केट एनालिसिस। आज स्टॉक मार्केट कैसी रही भारत की, निफ्टी कैसा रहा और सेंसेक्स किस प्रकार से रहा, इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं हम। और ये देखिए, ये आपके सामने है आज का निफ्टी। पहले तो ये रेंज ग्रीन में रहा, फिर ये फॉल किया यहाँ जैसे, फिर ये हल्का हल्का कंसोलिडेट करता रहा, ये देखिए इस जोन में, फिर लास्ट में 2:30 के आसपास 2:30 2:30 PM पे इसने एक अपर फ्लाइट यहां से पकड़ी और उसी जोन में ये जाके बंद हुआ। तो मार्केट में ये देखिए आप, लो था 25,331, हाई था 25,400
70 और क्लोज हुआ 25,461। यहाँ पे जो बात नोट करने की है, सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखिए, ये वाली है। ये लाइन कौन सी है? 25,500। इसको ब्रीच नहीं कर पाया और अब हमारे लिए ये रेजिस्टेंस क्रिएट बन गया है आज की डेट में। इसको डेप्थ में आगे चल के हम एनालाइज करेंगे। तो चलिए जी, 2 ग्लोबल डाटा आए हैं और आज 4 जुलाई है, अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे, तो उनके यहाँ तो मार्केट बंद है। तो 2 और इंटरनेशनल, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आया है डाटा, दैट इज फेडरल रिजर्व ऑफ एटलांटा जीडीपी नाउ। ये एक मॉडल है जीडीपी नाउ। मैं किसी दिन एक्सप्लेन करूंगा जब मैं जीडीपी के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जीडीपी, लेकिन जीडीपी नाउ जो है ना अटलांटा की, ये एक बड़ा यूनिक मॉडल है। इसमें कुछ नहीं लेते वो, एक उन्होंने सुपर कंप्यूटर के ऊपर वो एंट्रीज ऐड करते हैं और जीडीपी निकल के आती है, प्योरली डाटा और स्टैट के ऊपर। तो वो ये देखिए, पिछले क्वार्टर में 2.5% थी, 2.5% की उम्मीद थी, आई कितनी? इट इज Q2 की बात हो रही है, 2.6%। याद रखिए, 1 जनवरी से शुरू हो जाता है फर्स्ट क्वार्टर अमेरिका में। भारत में कब से होता है? 1 अप्रैल से। वो कैलेंडर ईयर को ही फाइनेंशियल ईयर मानते हैं। भारत में कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से शुरू होता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से। इसको याद रखिएगा, तो कंफ्यूज नहीं करना। अभी भारत के Q1 के आंकड़े आएंगे और आप लोग कंफ्यूज करें कि अमेरिका में Q2 के आ रहे हैं, तो उनका फाइनेंशियल ईयर अलग है। तो Q2, इनका Q2 कौन सा हुआ? अप्रैल, मई, जून। और मैं ना एक बात मान गया यूएसए की, जैसे ही खत्म हुआ जून, जुलाई में देखिए तुरंत 4 जुलाई को उन्होंने 3rd को इनफैक्ट अपने डाटा रिवील कर दिया। तो कैपिटलिज्म की जो एक खूबसूरती होती है ना, वो डाटा बहुत जल्दी रिलीज करती है, और होना भी चाहिए, डाटा तुरंत आना चाहिए। तो ये कितनी आई? 2.6%। 2.5% का फोरकास्ट था, इट इज गुड। तो अब जर्मी पॉवेल साहब को हर हालत में इंटरेस्ट रेट क्या करने पड़ेंगे? कट करने पड़ेंगे इंटरेस्ट रेट, क्योंकि जीडीपी का जो डाटा है वो तो पॉजिटिव आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। तो सारे के सारे फैक्टर किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं। देखिए, यहाँ जो आप लोग मुझे सुनते हैं और जिन्होंने जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2 इवेंट्स हैं, 2 इवेंट्स। कौन से 2 इवेंट्स हैं? नंबर 1, इंडिया यूएस डील, ट्रेड डील, एक ये। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर ये डील सही तरीके से होगी, डील तो होगी वो तय है, लेकिन अगर ये सही तरीके से डील होगी और दोनों के लिए विन विन हुई ये, और इंटरेस्ट रेट कट हुए ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 27 से 28,000 किस प्रकार से इस जोन में निफ्टी 50 पहुंच जाएगा ना, आप पलकते झपकते रह जाएंगे और स्टॉक मार्केट कहां पहुंच जाएगी। तो इसीलिए याद रखिए, एवरी डे इज अ गुड डे फॉर इन्वेस्टमेंट। तो वह आपको ध्यान रखना। और ये भी नेगेटिव आता है, ये तो नेगेटिव आने की संभावना है नहीं क्योंकि डाटा पॉजिटिव है। ये नेगेटिव आता है तो वो 24,500 पे कब पहुंच जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इस प्रकार से आपको देखना है मार्केट को। और यहाँ पे एक बहुत ही शानदार खुशखबरी है जिसका मुझे बहुत लंबे टाइम से इंतजार था। इंडिया फॉरेक्स रिजर्व, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं इसको, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेक्स बोला जाता है इसको। आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, फॉरेक्स। तो भारत का फॉरेक्स पहुंच गया है 700 बिलियन, ग्रेटर देन $700 बिलियन, जो बहुत बड़ी खुशखबरी है भारत के लिए। और अब हमारा जो अगला टारगेट हम चाहेंगे कि भारत कहां को अचीव करे, भारत का अगला टारगेट होना चाहिए है 1000 बिलियन, जिसको हम बोलते हैं $1 ट्रिलियन। और यहां मैं हल्का सा आपको बता दूं, जो फॉरेक्स है भारत का, ये पहुंचा है 700, और कितना है ये 702, 3 कहा जा सकता है इसको,
$3 बिलियन, ये डॉलर और ये बिलियन। तो ये किस किस चीज से मिलके बना है? इसमें करेंसीज हैं, ग्लोबल करेंसीज हैं, याद रखिएगा आप। और इसमें सबसे बड़ी करेंसी कौन सी होती है बास्केट में? डॉलर। दूसरा इसके अंदर है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, SDRs। और इसके अंदर क्या होता है? गोल्ड। और उसमें होते हैं IMF के कुछ हमारे राइट्स। और इसमें इसका 90% से ज्यादा इसमें डॉलर्स होते हैं, याद रखिए, क्योंकि भारत जो ट्रेड करता है वो डॉलर में करता है। फॉरेक्स का कभी मैं डिटेल में पूरा व्लॉग बनाऊंगा तो जरूर आपको वहां पे उस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। तो ये देखिए दोनों आंकड़े आज के दिन के, इसको तो मैं बोलूंगा एक्सीलेंट। ये तो शाबाश वाला एक्टिविटी है और मार्केट ने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया। लेकिन ये आज इसका मार्केट का फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये लेट आया है नंबर। और अटलांटा फेड ये तो कल ही आ गया था, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? गुड। तो दोनों न्यूज़ क्या आई हैं? अच्छी न्यूज़ आई हैं। और इसका जो मंडे को मार्केट के ऊपर इन्फ्लुएंस है वो अच्छा आएगा। और सैटरडे, आज फ्राइडे हो गया, सैटरडे संडे को इंडिया US की डील भी आने वाली है। तो अब देखते हैं वो डील कैसी आती है। निफ्टी 50 है। कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया निफ्टी 50 को? हालांकि आज जो जेन स्ट्रीट का स्कैम आया हमारे सामने, सेबी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया, तो मार्केट में डर होना चाहिए था, मार्केट को आज गिरना चाहिए था। लेकिन भारतीय स्टॉक मार्केट इतनी रेजिलिएंट थी कि वो ये जो 36,000 करोड़ रुपए का स्कैम है, ये मुझे लगता है पीनट लगे हैं भारतीय स्टॉक मार्केट को, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब चलते हैं हम कौन से फैक्टर आज रहे। निफ्टी सेंसेक्स फ्लैट लाइन फॉर द 6th सेशन। मार्केट गिरी नहीं पर बहुत ज़्यादा चढ़ी भी नहीं, तो हल्के से देखिए सेंसेक्स 0.23%, निफ्टी 0.22% राइज किए। इंडिया US ट्रेड वॉर जिटर, ये अगर जुलाई 9 को नहीं होता हमारा तो 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा भारत के ऊपर। और उससे मार्केट जो है, अभी मार्केट किस वाली स्थिति के अंदर है इस वक्त? ये जो ट्रंप साहब ना फाइट कर रहे हैं ना, तो मतलब ये टैरिफ इन्होंने बोल दिया कि हम आज शाम से लेटर लिखना शुरू कर रहे हैं सभी जितने भी देश हैं जिनके साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ कि आप पे इतना टैरिफ, एक तरह का दबाव बना रहे हैं। वो 9 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है उसको लेके। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो टैरिफ की जो वॉर है ना, टैरिफ की वॉर कहीं जो 9 जुलाई की जो डेट है, ये जो 9 जुलाई की डेट है ना, इस डेडलाइन को से पहले इंडिया की डील होनी चाहिए। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन बताई जा रही हैं कि भारत के साथ एक पार्शियल डील, एक छोटी सी पार्शियल डील कर ली जाएगी और मेन डील जो बाद में की जाएगी। अब देखते हैं इस वीकेंड के ऊपर वो किस प्रकार से रहती है, उसकी फर्दर डिटेल में हम जाएंगे। और ये देखिए आप, ये है आपका सेंसेक्स। तो ये सेंसेक्स पहले यहाँ से फॉल करता है, फिर ये यहाँ तक फ्लैट रहता है, राइज करता है और ये ग्रीन में बंद होता है लास्ट में, तभी इसको ग्रीन में दिखाया गया है। तो ये सारे आज पॉजिटिव रहे। अब चलते हैं अगले फैक्टर्स में, पहले फैक्टर्स पे आते हैं हम। यस, फार्मा एंड IT आउट परफॉर्म मेटल ड्रैग्स। तो ये देखिए निफ्टी फार्मा प्लस, इसको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। एक्चुअली इसका आपको समझ भी तभी आएगा और अच्छा भी तभी लगेगा आपको जब इसको हम चार्ट के ऊपर देखेंगे। देखिए ये है निफ्टी फार्मा, ये लगभग 1% राइज किया। और मैंने आप लोगों को बताया है कि जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर ये इस साल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। ये एक्सपर्ट की राय और हमारी राय भी बिल्कुल वैसी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी फार्मा की। तो अब आपको चेक करना है आपके पोर्टफोलियो में फार्मा का कोई स्टॉक है। अगर नहीं है तो आपको अब हम जो स्टॉक ऑफ द डे देंगे वो स्टॉक ऑफ द डे होगा हमारा फार्मा सेक्टर से। या तो हम उसको आज देंगे या हम उसको कल देंगे। उस स्टॉक को आपको ज़रूर देखना है कि क्या आपके पोर्टफोलियो में है। उसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो फार्मा सेक्टर का वैसे भी स्टॉक आपके इसमें होना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फार्मा के जो स्टॉक हैं
वो 3 प्रकार के आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। एक लार्ज कैप का स्टॉक होना चाहिए, एक मिड कैप का फार्मा का स्टॉक होना चाहिए और एक स्मॉल कैप का जो स्टॉक है वो होना चाहिए। और अगर आप में बहुत कैपेसिटी है ना तो आपके पास एक नैनो फार्मा स्टॉक जरूर होना चाहिए। नैनो फार्मा स्टॉक के ऊपर मैं एक वीलॉग बना रहा हूँ जो 1000 गुना 500 गुना वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकता है, लेकिन वो उतने गुना जीरो भी कर सकता है। तो हम एनालिसिस करेंगे, फिर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है और फिर आपको खुद उसकी रिसर्च करनी है कि आपको वो लेना है कि नहीं। तो फार्मा सेक्टर अगर नहीं है आपके यहाँ तो आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा। आईटी वाला सेक्टर वो आज की डेट में राइज किया। आईटी जब तक ट्रंप साहब का टेंट्रम चल रहा है ना तो इसका फ्यूचर अच्छा नहीं है। अगर है आपके पास तो ठीक है, लेकिन न्यू बाइंग इन लेवल पे सजेस्टेड नहीं है। एआई के स्टॉक्स को छोड़ के याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन और ऑटोनोमस व्हीकल्स, इन तीनों को छोड़ के आईटी अच्छी है, लेकिन इन 3 कैटेगरी की आईटी अच्छी है। इसको क्लीन करते हैं, दोबारा चलाते हैं। निफ्टी मेटल ये फॉल किया। निफ्टी मेटल का जो टेंट्रम है ना 4 साल तो मुझे वो देखते हुए, ये बस जितना डांस निफ्टी मेटल करता है ना कोई इंडेक्स नहीं करता है। निफ्टी ऑटो आजकल टैरिफ की वॉर में अगर सबसे पहले कोई बलि चढ़ेगा ना तो वो निफ्टी ऑटो चढ़ेगा। आप पूछेंगे क्यों? भारत बहुत बड़ा ऑटो एंसिलरी एक्सपोर्ट करता है यूरोप को और कहाँ को, अमेरिका को। ऑटो सेक्टर के ऊपर ना मैंने बहुत सारे वीलॉग बनाए हैं, बहुत कम पब्लिश किए हैं। एक बात यहाँ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ऑटो में खासकर भारत छोटी छोटी चीजें एक्सपोर्ट करता है ऑटो में, और पता नहीं सरकार की पॉलिसी कैसी थी। भारत ऑटो में एक बहुत बड़ा जायंट बन सकता है। भारत के पास एक गाड़ी को बनाने के लिए जो सामान चाहिए ना वो सब कुछ अवेलेबल है। एक पॉलिसी चाहिए सरकार को कि इंडियन ब्रांड को प्रमोट करे। जो छोटी छोटी ऑटो कंपनी है ना भारत की, उनको बैंक लोन दे। जब बड़े बड़े रिलायंस को, टाटा को, अंबानी को, इनको सरकार लोन दे सकती है, तो क्यों जो छोटे छोटे गाड़ियां बनाने वाली कंपनी हैं, स्टार्टअप्स हैं ऑटो में, उनको क्यों नहीं आप फंडिंग करते हैं? तो इस सेक्टर को सरकार फंड करे तो भारत में पूरा पोटेंशियल है। तो हम एक्सपोर्ट करते हैं कहाँ को? यूरोप को और अमेरिका को, और बहुत सारा गाड़ियों का इंपोर्ट हमारा बाहर से भी होता है। तो ऑटो सेक्टर टैरिफ से सबसे ज़्यादा हिट होगा। तो याद रखिएगा, आपको ऑटो सबसे पहले, ऑटो प्लस फार्मा, ये दोनों के ऊपर टैरिफ का सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा अगर ट्रंप साहब नहीं माने तो उनको मनाने के लिए दुआ करो आप सभी लोग। तो ये इस प्रकार से इन सेक्टर की परफॉर्मेंस रही। डिफेंस स्टॉक आज बढ़े हैं सरकार, मैं बताता हूँ, ये मैं आपको डीएसई का बूस्ट बताता हूँ क्या है। पहले आप उन स्टॉक्स के ऊपर आइए। ये हैं वो स्टॉक्स, यस, ये है स्टॉक पारस डिफेंस 10%। अगर मुझे आज की डेट में ना नंबर 1 डिफेंस का स्टॉक रेट करना होगा ना तो पारस डिफेंस को करूंगा, और आइडिया फोर्ज, इन दोनों को। आइडिया फोर्ज, ये पारस डिफेंस तो बहुत कुछ बनाती है, आइडिया फोर्ज की स्पेशलाइजेशन है ड्रोन्स के अंदर। और अभी जो 3 लड़ाइयाँ हमें सामने लाइव हम लोगों ने देखी, रशिया यूक्रेन की, इजराइल और ईरान की, और इंडिया और पाकिस्तान की, इन लड़ाइयों में हमें साफ साफ क्या पता चला कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा ऑब्जेक्ट है आज की डेट में, दैट इज़ ड्रोन। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर तो ये दोनों कंपनीज ड्रोन में बहुत सारा काम करती है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सरकारी कंपनी, ये भी राइज की। जेन टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत अच्छी है, ये भी राइज की। ये सारी डिफेंस की कंपनीज हैं। अब सवाल उठता है कि ये सारी क्यों राइज की? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये जो अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, इस ऑपरेशन सिंदूर से सरकार ने एक सबक लिया कि हमको जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। किसमें? डिफेंस के अंदर। रशिया खुद लड़ाई में उलझा है, वो हमें हथियार नहीं देगा। अमेरिका वैसे नहीं देता, और देता भी है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता। इजराइल खुद वहाँ पे फंसा हुआ है लड़ाई में, तो हमको, और चाइना वैसे एडवर्सरी है हमारा, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमें बढ़ानी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। और इसलिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज रिसर्च में अनाउंस किया है। और ये जो कंपनीज हैं
ये रिसर्च में ज़रूर जाएंगी ये वाली कंपनीज, और यहीं से मार्केट को ऐसा लगा कि इनको बेनिफिट होगा सरकार के स्टिमुलस का, और सरकार की एक्सीलेंट पॉलिसी है भारत में, एक्सीलेंट मैं बोलूँ एक्सीलेंट से भी बढ़कर। और हमें R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत को बहुत पैसों की ज़रूरत है। ये तो बहुत कम है, अगर अमेरिका बजट के साथ आप देखेंगे तो आप तो सुन भी नहीं पाएंगे। चलिए जी, अब अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। और कौन से फैक्टर्स थे? सेबी क्रैकडाउन किसके ऊपर? जेन स्ट्रीट के ऊपर, इनके ऊपर बैन लगा दिया गया। मैंने आपको एक्सप्लेन किया और 2-3 मिनट लगा के मैंने पूरी स्टोरी आपको समझाई, लेकिन इसकी इन डेप्थ एनालिसिस उसका वीडियो आपको मिलेगा कल या प्रोबेबली ऑन संडे। मैं आपको पूरा फुल प्रूफ एक जेन स्ट्रीट के ऊपर व्लॉग बनाऊंगा, पूरी डिटेल इसकी समझाऊंगा। और इसके बैन ने अब हमारे यहाँ ट्रेडिंग फर्म्स कौन सी है? नुवामा, BSE और CDSL। अब ये भी आपको चार्ट पे समझाता हूँ इसको। यहाँ पे आइए आप। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट बहुत शानदार स्टॉक है, महंगा स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है। एनालाइज करूंगा किस दिन इसको। नुवामा कितना गिरता है? 10%। CDSL कितना गिरता है? 2.5% के आसपास। BSE अप्रोक्सीमेटली 7%। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खुद का शेयर है उनका। तो ये तीनों जो स्टॉक्स हैं वो फॉल की आज की डेट में। फॉल किसके? स्कैम किस? देखो ये होता है ना, करे कोई भरे कोई। स्कैम किया जेन स्ट्रीट ने, बेचारों के स्टॉक किसके गिर गए? इन 3 कंपनीज के गिर गए। इन्होंने कोई स्कैम नहीं किया, लेकिन क्योंकि ये ट्रेडिंग, तो लोग डरे कि कहीं इनके ऊपर भी फर्क ना पड़ जाए। इसको और डेप्थ में भी करेंगे। एनालिस्ट एडवाइज बाई ऑन डिप स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे ये दोनों मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहले ये देखिए आप, ये व्लॉग मैंने बनाया है, आप जाइए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में। बाई ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज, ये दोनों स्ट्रेटजीज मैंने एक्सप्लेन की हैं। बाई ऑन डिप, सेल ऑन राइज। ये जो स्विंग ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट में चलती है, दोनों के ऊपर व्लॉग मेरे, आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में जाइए, आपको व्लॉग बिल्कुल डिटेल में मिलेंगे। ये दोनों, इन व्लॉग्स को जरूर देखिएगा। तो बाई ऑन डिप की जो स्ट्रेटजी है आज की डेट में, बाई ऑन डिप, वो मार्केट में फॉलो हुई, बाई ऑन डिप। और इसीलिए मार्केट जो है बिल्कुल फैग एंड में ऊपर को चढ़ी। ये मैं अब आपको चार्ट पे बताऊंगा। देखो आप, ये है हमारा आज की कैंडल। ये देखिए, इसको, ये जो आपको पतली सी लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं विक। इसका मतलब है कि बाई ऑन डिप, बाई ऑन डिप हुआ यहां पे। हमेशा याद रखिए, इस कैंडल में अगर ऊपर को होती ना, ये जैसे ये लाइन है यहाँ पे देखिए, ये आपको रेड दिख रही है ऊपर बहुत, तो यहां पता क्या हुई? सेल ऑन राइज। यहां सेल ऑन राइज हुई। और अगर ये विक पतली सी और निचली साइड है, तो यहां पे एक्टिवेट हुई होगी बाई ऑन राइज, तभी मार्केट यहां ऊपर क्लोज हुई। तो बाई ऑन डिप हुआ और सेल ऑन राइज हुआ मार्केट में। सेल ऑन राइज आज तो नहीं हुआ, आज बाई ऑन डिप हुई जब हायर एंड के ऊपर मार्केट गई। ये मैंने एक्सप्लेन किया है, पूरा व्लॉग है ये, बाई ऑन डिप क्या होता है, ये पूरे वाला कॉन्सेप्ट। और ये जो कैंडल है ये एक्सप्लेन करती है बाई ऑन डिप। हमेशा याद रखिए, विक जब भी पतली सी हो नीचे को, तो उसका मतलब है, और कैंडल ग्रीन बनेगी, तो बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी हुई वहां पे। अब आइए आप यहाँ पे, ये फर्दर क्या बोल रहा है? निफ्टी सपोर्ट, और यहां से ऊपर ब्रेकआउट आएगा। अब दिस के ऊपर टारगेट दिस। इसको मैं चार्ट पे समझाता हूं आपको अगेन, क्योंकि अब ये जो लेवल्स होते हैं इनका मजा ही चार्ट पे आता है, ऐसे तो वो स्टोरी में तो इसका मजा कभी नहीं आएगा। तो देखिए आप क्या होता है यहाँ पे, ये है 25,300, ये वाला लेवल है, ये देखिए इस रेंज में मार्केट में ये है सपोर्ट का लेवल। यहां मार्केट अगर कैंडल, अगली कैंडल यहां गिरती है यहां, तो यहां से मुड़ेगी, ये हुआ सपोर्ट। और अगर मार्केट को जाना है 26,100 के ऊपर, तो मार्केट को पहले पार पाना पड़ेगा 25,500 के लेवल को। तो ये लेवल क्या हो गया? रेजिस्टेंस, और ये लेवल क्या हो गया? सपोर्ट।
सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आपको यकीन मानिए मेरा, जब मैंने शुरू किया था मुझको कम से कम 1 साल तक समझ ही नहीं आ रहा था कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और ये चेंज क्यों होते रहते हैं। हमेशा याद रखिए, सबसे वोलेटाइल कोई चीज होती है वो होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट भी बन जाता है। मान लो मार्केट यहाँ ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देती है, ऐसे मार्केट ऊपर को जा रही है और मार्केट ऊपर को, ये कैंडल बना रहा हूं मैं, अच्छी नहीं बन रही है मुझे पता है, लेकिन ये कैंडल्स बना रहा हूं, ऐसे मार्केट ऊपर को जा रही है। तो अब क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस है ना मार्केट का, अब ये सपोर्ट बन जाएगा। तो आज की डेट में जो रेजिस्टेंस है वो है 25,500 का लेवल। इसको क्रॉस करना सबसे मुश्किल काम है। अगर ये क्रॉस हो गया तो मार्केट 26,100 पे जाएगी, क्लियर। और सपोर्ट कहाँ है मार्केट को, 300 पे। अगर 300 से मार्केट गिरी तब मार्केट फिर 24,900 पे खड़ेगी आके। तो ये टेक्निकल जो लेवल्स हैं वो हमें आज मार्केट को लेके हमें ये बता रहे हैं। अब आइए इसमें अगला, इसमें बैंक निफ्टी, ये भी मैं आपको चार्ट पे समझाता हूं कि बैंक निफ्टी के ऊपर क्या हुआ है। तो चलिए जी बैंक निफ्टी को भी कर लेते हैं। अब जल्दी से चार्ट पे चलते हैं बैंक निफ्टी के। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में 56,000 इसका सपोर्ट का लेवल है और 57,600 ये जो है इसका रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर इसने 58,000 पे तभी जाना अगर वो इस लेवल को ब्रेक करेगा, और अगर इसने 56,000 ब्रेक कर दिया तो 55,500 इसका नीचे ही आएगा। तो ये आप ध्यान से इन लेवल्स को याद रखिएगा। इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी आज के दिन क्या होता है ये देखिए ध्यान से। इस वीक में यहाँ पे भी क्या आई, वही स्ट्रेटजी आई, बाई ऑन डिप। बैंक निफ्टी में भी यही वाली स्ट्रेटजी आज फॉलो की गई। बजाज फाइनेंस इंक्रीज हुआ और ट्रेंड जो डिक्रीज हुआ। बजाज फाइनेंस का एसेट अंडर मैनेजमेंट, AUM का मतलब क्या हुआ, इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं आपको। AUM का मतलब हुआ एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो वो कितने परसेंट बढ़ा, 25%। किसका, बजाज फाइनेंस का। अब बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक है बहुत अच्छी ग्रोथ हुई, लेकिन इसको चैलेंज करने वाला जो स्टॉक है, जो स्टॉक ऑफ द डे में मैं एक्सप्लेन किया आपको, जियो फाइनेंशियल, वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा जो चैलेंज कर रहा है आज की डेट में बजाज फाइनेंस को। अब आइए बजाज फाइनेंस में, ये देखिए बजाज फाइनेंस आज इंक्रीज किया 2%। जैसे खबर आई कि 25% AUM इंक्रीज हुआ है तो ये स्टॉक राइज किया। और आज के दिन में गिरा कौन है स्टॉक, ट्रेंट, टाटा का स्टॉक है ये। ट्रेंट के स्टोर में आप जाते होंगे, कपड़े बहुत कुछ खरीदते होंगे, तो ट्रेंट का जो स्टॉक है वो 12% गिरा। अब सवाल उठता है कि ये 12% क्यों गिर गया। ये इसलिए 12% गिरा ट्रेंट क्योंकि इसका जो फोरकास्ट है, फोरकास्ट में इसको रेटिंग दे दी गई है सेल। वो बोल रहे हैं कि जितना इसने बढ़ना था ये बढ़ चुका है। अब जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो इसको सेल की रेटिंग दे रही हैं, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी, ऐसा जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं वो बता रही हैं। और उसके कारण मार्केट ने, और हुआ पता क्या था, लोगों ने स्टॉक में बहुत पैसे कमाए। जैसे उनको ये रिपोर्ट आई लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया। और याद रखिएगा, आप लोगों ने भेड़ों को चलते हो कभी देखना, एक जो भेड़ चलती है ना बाकी सारी भेड़ें उसके पीछे चलती हैं, वैसे ही वही हार्ड मेंटेलिटी, और हार्ड नहीं शीप मेंटेलिटी स्टॉक मार्केट में चलती है। एक जब बेचना शुरू करता है ना फिर वो लाइन लग जाती है वहां बेचने की, और वही ट्रेंट के साथ हुआ। हालांकि ट्रेंट बहुत ही शानदार स्टॉक है, शानदार नहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टॉक है। तो चलिए अब अगला जो लास्ट फैक्टर है आज के उस पे आएंगे हम, और हर रोज हम इसको करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है ये फैक्टर। FII's exit, DI hold fort amid valuation peaks। अब FII's क्या बोल रहे हैं, वैल्यूएशन पीक्स, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं आपको हांगकांग का भी लेके आया हूँ आज डाटा। FII's भारत से जा रहे हैं, भारत से फ्लाई कर रहे हैं। क्यों फ्लाई कर रहे हैं,
ये बोल रहे हैं वैल्यूएशन इंडिया में, इंडिया के अंदर क्या है, हाई है। ये रेड में मैंने इसलिए किया, फ्लाई कर रहे हैं इंडिया, क्यों इंडिया तो ग्रोथ करेगा ही करेगा, हाई है वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन कहाँ से निकलती है? हर रोज जब मैं स्टॉक को लेके आता हूं तो वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट क्या लेके आता हूं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये कह रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की हाई है। और वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया है, लो पी में इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो आज की डेट में हांगकांग और चाइना की पी वैल्यू जो है वो लो है और भारत की वैल्यू हाई है। इनका कंपैरेटिव चार्ट आप लोगों के लिए मैं इसका एनालिसिस ही कर रहा हूं सारा का सारा। उससे पहले अब मैं आपको लेके आना चाहता हूं इसके ऊपर, यहां पे आइए आप, ये देखिए FII's इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, चाइना और हांगकांग। पहले तो देखिए जुलाई 1, 2, 3, आज का डेटा अभी आएगा। ये 3 दिन क्या बोल रहे हैं FII's, नेगेटिव। नेगेटिव को लेने के लिए तो रेड बनता है, ओहो दिस इज नेगेटिव, तो ये रेड बनता है, ये रेड में है। अब देखिए मैंने कंपैरिजन किया है इंडिया, चाइना और हांगकांग। ये देखिए आप यहाँ पे, ये है इंडिया रेड, लगभग 6,000 करोड़ रुपया के स्टॉक्स भारत में इन्होंने सेल कर दिए हैं ऑलमोस्ट। और ये देखिए चाइना में इन्होंने बाई की है, चाहे 1,000 करोड़ की किए हैं। सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ है, अप्रोक्सीमेटली 9,000 करोड़ की बाइंग, वो कहाँ पे है, हांगकांग में। इस वक्त अगर एशिया में जो डार्लिंग मार्केट है ना, दैट इज हांगकांग। हांगकांग की जो मार्केट है, अब आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो हांगकांग में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लिंक साथ में भेजूंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, किन ऐप के जरिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन सेफ ऐप है। जैसे जेन स्ट्रीट, अमेरिका की इतनी बड़ी कंपनी, उसने फ्रॉड कर दिया, तो किसी फ्रॉड में नहीं फंसना है आप लोगों ने। तो कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉरेन इक्विटीज में, फॉरेन में, हांगकांग में, चाइना में, यूएस में, यूरोप में, वो मैं आपको बताऊंगा पूरा। इसमें आप निश्चिंत रहिए, संडे के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे हम पूरा डिटेल में ये। तो तभी मैं आपको बोलता हूँ ये जो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल है, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए और इसको लाइक करिए, और बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ये देखिए यहाँ पे, ये इंडिया से सेल किए इन्होंने, चाइना में बाई हुआ, इसको ग्रीन करते हैं, और हांगकांग एकदम से ग्रीन में है, ये बाई हुआ FII's। तो FII's की जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना और हांगकांग में बढ़ रही है और भारत से वो बेच रहे हैं। और रीज़न क्या दिया है उन्होंने कि वैल्यूएशन जो है भारत में वो बहुत हाई है, वैल्यूएशन मतलब महंगे हैं स्टॉक भारत में, इसलिए वो भारत को बेच रहे हैं। ग्लोबल स्टॉक मार्केट, यूरोप, एशिया डिप रहे आज, US फ्यूचर डाउन है, ट्रम्प्स टैरिफ लेटर लूम्स। ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि भाई मैं तो चिट्ठी भेज रहा हूँ सभी देशों को जिन्होंने हमसे डील नहीं की। ये देखिए निकाई लगभग फ्लैट, ये भी फ्लैट, हैंग सेंग नेगेटिव में क्योंकि टैरिफ का वहाँ भी फर्क पड़ रहा है, भारत पॉजिटिव में रहा है। तो मिक्स जैसी परफॉर्मेंस थी। तो ये जो ग्लोबल क्यूज थे, ग्लोबल क्यूज ये थे मिक्स्ड। तो ये हमने आज एनालिसिस किया भारत की स्टॉक मार्केट का कि कैसी रही भारत की स्टॉक मार्केट। उसमें हमने आपको FII's भी डिटेल में एक्सप्लेन किए, जेन स्ट्रीट को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया, ऑल फैक्टर्स, हमने जितने भी फैक्टर्स थे वो सारे एक्सप्लेन किए। और आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा आज का व्लॉग। और अगर आपको ये पसंद आया है तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर लाइक आपको नहीं है पसंद तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। मैं यहाँ आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप जी जबरदस्ती लाइक ही करिए, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन साथ में मुझे कमेंट करके बताइएगा और शेयर करिए इस इन्फॉर्मेशन को। ये जो इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब आपसे मिलेंगे हम अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, गुड नाइट एंड थैंक यू वेरी मच।